कल की वीडियो पर एक कमेंट आया था कि सर स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में कुछ बताइए। क्या वो हमारे सिलेबस में है? क्या उससे क्वेश्चंस आते हैं? क्या हमें पढ़ना है? इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, आपको पता होगा कि सिर्फ रेनबो आपकी टेक्स्ट बुक है नहीं, आपकी एक और किताब है, उसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। पिंक कलर की एक छोटी सी 50-60 पेज की एक किताब होगी जिसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जिसमें टोटल 13 चैप्टर्स हैं, जिसमें से सिर्फ 6 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं जो 12th के लिए है। अब चलिए इसके बारे में हम पूरे डिटेल से इस वीडियो में पढ़ेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, टोटल कितने मार्क्स का होता है, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश है क्या, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और फिर चैप्टर्स एट अ ग्लांस, यानी सारे चैप्टर को हम 1 बाय 1 देखेंगे, जो टोटल 6 चैप्टर्स क्लास 12th के लिए है। आप में से जो भी नए बच्चे हैं वो सारे बच्चे ये जान लीजिए कि 2020 से 25 तक बिहार में जो भी फर्स्ट रैंक आया वो ओके इंग्लिश एकेडमी का स्टूडेंट था। आप भी हो सकते हैं, इन सबों ने जिस कोर्स को ज्वाइन किया वो टॉपर्स कोर्स था। चलिए खैर, इस सेशन को अब स्टार्ट किया जाए। और मैंने आपसे कहा था सबसे पहले स्टोरी ऑफ इंग्लिश क्या है हम ये जानेंगे। नाम से ही क्लियर है, स्टोरी का मतलब कहानी है, ऑफ मतलब का, इंग्लिश मतलब इंग्लिश, यानी इंग्लिश की कहानी है कि इंग्लिश कैसे स्टार्ट हुई और अभी की जो इंग्लिश है वो कैसी है। इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसमें हम पढ़ेंगे इंग्लिश का इतिहास क्या है, इतिहास है इसका कि अंग्रेजी कब से शुरू हुई और अभी जो हम आज इस मॉडर्न इंग्लिश तक पहुंचे हैं कैसे पहुंचे हैं। ये ओल्ड इंग्लिश से लेकर के मॉडर्न इंग्लिश तक का सफर इस किताब में है। इस पूरी बुक के बारे में मैं चर्चा करूंगा आपसे। बहुत ये मोटी किताब नहीं है, इसमें सिर्फ 6 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। बहुत पतली सी बुक है ना। पिंक कलर का उसका वो कवर पेज होता है, मार्केट में आपको मिल जाएगी। टोटल उसमें जो चैप्टर प्रिस्क्राइब किए गए हैं बिहार बोर्ड के लिए वो ओनली 6 चैप्टर्स हैं। एक एक करके मैं आपको इस किताब के बारे में बताने वाला हूं। उसका वेटेज होता है लगभग 15 मार्क्स का। तो भाई इतना सारा नंबर तो छोड़ा नहीं जा सकता ना, उसको तो करना पड़ेगा। इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ उस किताब के बारे में बताने वाला हूं। आप सारे बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहला सवाल, स्टोरी ऑफ इंग्लिश है क्या? तो भाई आपके सिलेबस में जो 2 किताबें प्रिस्क्राइब की गई हैं, ठीक है, आपके सिलेबस में जो 2 किताबें प्रिस्क्राइब की गई हैं उनमें से पहली बुक है रेनबो पार्ट 2, जिसके बारे में सारे बच्चे जानते हैं। ये जो दूसरी किताब है ना, इसी का नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज है टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इस किताब से। तो मैं आपको इसको राउंड फिगर में अगर बताऊं तो लगभग 15 नंबर के सवाल हैं जो इस किताब से आते हैं, बल्कि 15 से 20 मान लो। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को मिला के बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको क्लासिफाई कर देता हूं यहां पे कि वो कैसे आएंगे क्वेश्चंस, आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू टाइप होता है, फिर हम आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसके बाद हम आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ये 3 टाइप है, इस 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में आपको हर साल 5 से 8 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, पूरी गारंटी है। तो 5 से 8 नंबर इधर हो गया। सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है कि इतने ही नंबर का आएगा। 5 स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स नहीं है, 8 फिक्स नहीं है, 10 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। एक एवरेज मैं बता रहा हूं, अभी का जो ट्रेंड है पिछले 4-5 साल का वही है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 3 सवाल मिलेगा ही, 2-2 नंबर का वेटेज होता है, 6 मार्क्स आप इधर मान लीजिए। अगर 8 नंबर इधर है, 6 नंबर इधर है, तो 14 नंबर हो गया। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन रहता है, ये 5 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का, है ना। एक क्वेश्चन होगा, टोटल 5 नंबर का होगा।
5 मार्क्स इधर हो गया, तो 8 नंबर, 6 नंबर, 14, 5, 19, लगभग 19 मार्क्स। अगर ऑब्जेक्टिव सिर्फ 5 पूछता है तो 5, 6, 11, 5, 16 मार्क्स। तो मैंने गलत नहीं कहा, मैंने राउंड फिगर में 15 से 20 नंबर आपको शुरू में पहले ही बता दिया है कि भाई इतने नंबर का होगा। हाँ, अब यहां पर मेरा एक छोटा सा मशवरा है। छोटा सा मशवरा ये है कि आपको इसका ऑब्जेक्टिव करना है, आपको इसका शॉर्ट क्वेश्चन करना है। इसके लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पढ़ेंगे आप, क्यों? क्योंकि आपको ऑप्शन में वहां पर मैच करने का भी क्वेश्चन होगा। तो ये मार्क्स लाने के लिए, मार्क्स स्कोर करने के लिए, देखो अक्लमंद स्टूडेंट वही है, अक्लमंद बच्चा वही है जो टाइम के हिसाब से उसका मैनेजमेंट कर लेता, टाइम मैनेजमेंट कर लेता और चीजों को शॉर्ट लिस्ट कर लेता कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है कम टाइम में। तो अभी आप मैच वाले क्वेश्चन को करके कम एफर्ट में अच्छा नंबर ला सकते हो। लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर में पढ़ोगे तो प्रॉब्लम है आपको, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्शनल होता है, आप बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो बनाने में गलती होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, यहां पे मैटर होगा। तो ये छोड़ दो, आप ये कर लो। तो कुल मिलाकर के इधर 6 नंबर और इधर 8 नंबर, लगभग 14 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। अब इसमें कितने चैप्टर्स हैं टोटल? तो मैं आपको बता दूं, टोटल 6 चैप्टर्स हैं इसमें। देयर आर टोटल 6 चैप्टर्स। तो चलिए आप लोग ये बताइए कि ये जो किताब रेनबो राइडर है आप लोगों को कैसी लग रही है। कमेंट सेक्शन में इस किताब के बारे में अपनी राय जरूर दें। और हिंदी की बुक लिया है नहीं, तरंग, जितनी जबरदस्त बुक रेनबो राइडर है उससे भी बढ़िया बुक ये तरंग है। 100 मार्क्स की इकलौती बुक हिंदी के लिए पूरे बिहार में मिलती है। आप जाइए, आज ही परचेज करिए, आपका जो नजदीकी बुक स्टॉल है वहां से। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप पता कर लेंगे आपके डिस्ट्रिक्ट में कहां पर मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन परचेज करें तो ओके इंग्लिश एकेडमी के ऐप पर ये अवेलेबल है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो मिशन 26 से जरूर जुड़ें, आर्ट्स के सारे पेपर की प्रिपरेशन इसमें होती है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट चैप्टर, ओल्ड इंग्लिश। ये आपका पहला चैप्टर है और इसमें हम जिन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर्स एट अ ग्लांस, सबसे पहला एक झलक आपको मैं 1 बाय 1 सारे चैप्टर की और छोटा सा इलैबोरेशन मैं बताता हूं आपको। फर्स्ट चैप्टर है आपका ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश ये आपके स्टोरी ऑफ इंग्लिश का 12th में जो बुक प्रिस्क्राइब की गई है पहला चैप्टर है। ओल्ड इंग्लिश का मतलब है भाई ये अंग्रेजी जब शुरू हुई इस दुनिया में, पहली बार बोलना शुरू किया गया, तो वो कहां से शुरू हुई, हाउ इंग्लिश बिगिन, है ना। इसकी जो शुरुआत है वो 449 ईस्वी से होती है। अगर हम इसके पीरियड की बात करेंगे तो 449 और ये एंड होता है ये फेज 1066 में। तो 449 में, और ये ओरिजिनली इंग्लैंड की लैंग्वेज नहीं है, अंग्रेजी आदिवासियों की भाषा है। जब जर्मनी के लोग, उन लोगों ने 3 कम्युनिटी थी, मतलब ट्राइबल्स थे ये लोग, एंजल्स, सैक्सन एंड ज्यूट, ये 3 ट्राइबल कम्युनिटीज थी। इन तीनों ने मिलकर इंग्लैंड पर अटैक किया और ये लोग जो मिलीजुली भाषा बोलते थे वो अंग्रेजी कहलाई, बाद में वही डेवलप होकर के। तो ओल्ड इंग्लिश की शुरुआत होती है जर्मनी के इंग्लैंड पर अटैक करने के बाद 449 में और एंड होती है 1066 में फ्रांस के अटैक करने के बाद। मतलब जब इंग्लैंड अटैक करता है तो ओल्ड इंग्लिश स्टार्ट होती है और जब फ्रांस अटैक करता है तो ओल्ड इंग्लिश एंड होती है, ठीक है। इसमें जो मोटी चीजें हमें पढ़नी है, सबसे पहली चीज है इन्फ्लुएंस। ओल्ड इंग्लिश पर जो प्रभाव पड़े वो कौन कौन से थे, कौन कौन से लैंग्वेज के प्रभाव पड़े इस पे। दूसरा, ओल्ड इंग्लिश का डायलेक्ट कौन कौन सा था, आपको इसमें ये पढ़ना है। इसमें आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर आएगा तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश। आप ये भी पढ़ सकते हैं कि किसका पीरियड गोल्डन पीरियड कहलाता है ओल्ड इंग्लिश में। एक तो आप इसका इंग्लिश का टाइम पीरियड समझ गए 449 से 1066, और एक ऐसा राजा था किंग अल्फ्रेड नाम था उसका, उसके पीरियड को गोल्डन पीरियड कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। और ये एंजल, सैक्सन, ज्यूट्स, ये तीनों जाति मतलब आदिवासियां थी, ये सब ट्राइबल्स थे और इन लोगों ने इंग्लैंड पे अटैक किया था, इन्होंने इंग्लिश को शुरू किया। अब आते हैं मिडिल इंग्लिश की तरफ। मिडिल इंग्लिश, इससे पहले एक टर्म मैं लिखना चाहूंगा, अंग्रेजी में स्टेट ऑफ फ्लक्स कहलाता है। आपने सुना कि 1066 में इंग्लिश वहां पर एंड होती है ओल्ड इंग्लिश की,
यहां से लेके 1150 ईस्वी तक का जो पीरियड है स्टेट ऑफ फ्लक्स का पीरियड कहलाता है। मतलब इंग्लिश को कोई आश्रय देने वाला नहीं था। अब 1150 से लेकर जो 1500 का पीरियड है, ये मिडिल इंग्लिश का पीरियड होता है। हम मिडिल इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? देख रहे हो यहाँ पे फोटो प्रिंटिंग मशीन की, ये इस बात की तरफ इशारा कर रही कि मिडिल इंग्लिश के पीरियड में प्रिंटिंग मशीन डेवलप हुई थी। इसमें हम पढ़ेंगे इसके डायलेक्ट के बारे में, है ना। इसमें पढ़ेंगे हम इसके राइटर्स के बारे में, वो लैंगलैंड है, विक्लिफ है, चौशर है, गोवर है, ये सब। जीवीएस ग्रेट वॉयल शिफ्ट इसी पीरियड में हुआ था। हम पढ़ेंगे शॉर्ट नोट्स इस पर मिडिल इंग्लिश में। अब हम मॉडर्न इंग्लिश की बात करें, हालांकि आप लोगों का सिलेबस 12th का है, स्टैंडर्ड आपका थोड़ा लो है, तो यहाँ पर हम इसको दो फेज में नहीं बांटेंगे, जो अर्ली मॉडर्न, उसके बाद फिर लेट मॉडर्न। हम लोग अभी लेट मॉडर्न में हैं। जो अर्ली मॉडर्न पीरियड है वो एलिजाबेथन पीरियड वगैरह है, ऑगस्टन पीरियड है, वो इनका क्या बोलते हैं, शेक्सपियर वगैरह का पीरियड है, एडमंड स्पेंसर का पीरियड है वो। तो हम सिर्फ अभी कुल मिलाकर के मॉडर्न इंग्लिश की बात करते हैं, और 1500 से लेकर अभी तक की, टिल नाउ अभी तक की जो इंग्लिश है हम उसकी बात कर रहे हैं। इसमें मेनली जिन चीजों को हम पढ़ेंगे, बोरोइंग्स को, कि अलग अलग लैंग्वेज से वर्ड्स आए। इसमें पढ़ेंगे हम राइटर्स को। बड़े बड़े राइटर इस पीरियड के कौन थे? विलियम शेक्सपियर, जो फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा कहलाते हैं, कह सकते हैं, खूब लिखा उन्होंने उसमें। हालांकि कुछ लोग क्रिस्टोफर मार्लो को बोलते हैं। इसमें बड़े राइटर की बात करें तो फेरी क्वीन लिखने वाले एडमंड स्पेंसर हैं। अभी मॉडर्न अगर इंग्लिश की बात करें, जेके रॉलिंग हैं, डेविड कॉपरफील्ड हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं, तो बड़े बड़े राइटर्स हैं। अब हम प्रिंटिंग मशीन की बात करें तो ये जब प्रिंटिंग मशीन डेवलप हुई 1476 में, विलियम कैक्सटन ने डेवलप किया, तो भले ही मिडिल इंग्लिश एंड हो रहा था उस टाइम में स्टार्ट हुआ ये, है ना, इंग्लैंड में, लेकिन इसका जो इंपैक्ट है वो मॉडर्न इंग्लिश पे पड़ा। इसका फायदा मॉडर्न इंग्लिश को हुआ। फिर इसमें हम शॉर्ट नोट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं ढंग से, एक जगह पे अगर मैं कंक्लूड करूं, तो आपको मैं पीरियड बताता हूं कि ये जो अलग अलग पीरियड रहा है वो कब से कब तक का रहा है। ओल्ड इंग्लिश 449 से 1066। मिडिल इंग्लिश को हम मिडिल इंग्लिश 1150 से 1500। मॉडर्न इंग्लिश को हम दो हिस्से में बांटते हैं, पहला अर्ली है, दूसरा लेट मॉडर्न है। अर्ली मॉडर्न पीरियड में विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर वगैरह ये लोग हैं। और अभी मॉडर्न इंग्लिश पीरियड की बात करें तो आज के राइटर है हैरी पॉटर। हैरी पॉटर सुना होगा आप लोगों ने, शार्लक होम्स सुना होगा आप लोगों ने, आपने ओलिवर गोल्डस्मिथ वगैरह का नाम सुना होगा, आपने हार्पर ली का नाम सुना होगा। तो ये लोग मॉडर्न इंग्लिश पीरियड के राइटर हैं, अभी प्रेजेंट डे में है ना। चिनुआ अशीबा का नाम सुना होगा आपने इंडिया से आर के नारायण का नाम सुना होगा। तो ये लोग बड़े राइटर हैं मॉडर्न इंग्लिश के, मॉडर्न में भी लेट मॉडर्न के। चौथा चैप्टर है आपका इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ये जो भाषा है ना अंग्रेजी, ये ग्लोबल लैंग्वेज है आज। इसका जो स्टेटस है वही है जो आज से 1000 साल पहले लैटिन का था। 1000 साल पहले जो स्टेटस ग्रीक, लैटिन, संस्कृत इस सब का था। तो ये जो है ना, ये वर्ल्ड लैंग्वेज है आज, और इसको पूरी दुनिया में 3 हिस्से में बांटा गया है इस वर्ल्ड लैंग्वेज को, बोलने के हिसाब से। सबसे पहला फर्स्ट लैंग्वेज, कुछ लोग मतलब इसको मदर टंग भी कहते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज बोलिए या आप मदर टंग बोलिए, क्या मदर टंग, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज, और ये फॉरेन लैंग्वेज है। मदर टंग का मतलब ये कि बंदा पैदा हुआ और बोलते ही मतलब वही लैंग्वेज बोलना शुरू किया, जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये सब। सेकेंड लैंग्वेज के बंदा पैदा तो हुआ, लेकिन पैदा होते ही उसने उस लैंग्वेज को बोला नहीं, बट बड़ा हुआ तो उसको लगा इस लैंग्वेज के बिना काम नहीं चलने वाला है। हमारे यहाँ इंडिया में, पड़ोस में, पाकिस्तान में, मलेशिया में, सिंगापुर में, दुबई में, दुबई नहीं, वो लोग अरबिक को प्रायोरिटी देते हैं अभी भी। अगर हम इधर बात करें नामीबिया में, ये सब कंट्रीज हैं जहां इनको लगता है अंग्रेजी के बिना काम नहीं चलेगा। और फॉरेन लैंग्वेज, अंग्रेजी किसी ना किसी रूप में बोली ही जाती है हर कंट्री में। अब अगर बात करो तुम चाइना की, भले इतना डेवलप है वो, बट अपने प्रोडक्ट को जब वो बनाता है तो उस प्रोडक्ट पे बिजनेस करने के लिए उसको मालूम है बिना इंग्लिश के चलेगा नहीं, क्योंकि ये ट्रेड एंड मार्केटिंग की लैंग्वेज है। तो उस पर प्रिंट रहते हैं इंग्लिश में भी। चाइनीज प्रोडक्ट आते इंडिया में, आप देखते हो उस पर इंग्लिश में भी लिखा होता है, चाइनीज में भी लिखा होता है। तो फॉरेन लैंग्वेज का मतलब है कि तुम्हारा स्टेटस कुछ भी हो जाए, हम तुमको अपनाएंगे नहीं।
ऐसा चाइना वाले बोलते हैं, ऐसा रशिया वाले बोलते हैं, ऐसा जापान वाले बोलते हैं, ऐसा अरब वाले बोलते। ये लोग वैल्यू नहीं देते इंग्लिश को, इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज बताते। हमारे यहाँ इसका बड़ा क्रेज है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश क्या है? स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। अब इस स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो इसमें हम पढ़ेंगे ड्रामेटिक एलिमेंट्स के बारे में कि ड्रामेटिक एलिमेंट्स क्या क्या है, प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, म्यूजिक, जेस्चर। इसमें हम पढ़ेंगे ड्रामेटिक स्ट्रक्चर्स के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे, ये सब 2 नंबर में आता है, टाइप्स ऑफ ड्रामा के बारे में पढ़ेंगे इसमें कि ड्रामा में भाई ट्रेजेडी होती है, कॉमेडी होती है, फार्स होता है, मास्क होता है, ट्रेजो कॉमेडी होती है, अलग अलग ये सब इसमें पढ़ेंगे। इसमें बड़े बड़े ड्रामेटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो 2 नंबर में पढ़ने वाली है वो है हम इसमें यूनिवर्सिटी विथ्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सब जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सारी की सारी चीज़ें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आती हैं जो आपको कंपलसरी है बनाना है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश नॉवेल में स्पेशली आपको ये जानना है कि भाई ये नॉवेल होता क्या है, व्हाट इज नॉवेल। इट्स अ वाइटल रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वी सी, फील, है ना, एन एक्सपीरियंस फ्रॉम आवर सोसाइटी अराउंड, कि जो कुछ भी हम देखते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, आसपास में, उसी का एक वाइटल रिकॉर्ड नॉवेल कहलाता है। स्टोरी का वास्ट फॉर्म होता है ये। स्टोरी में प्लॉट लिमिटेड होता है, नॉवेल में बहुत फास्ट होता है। स्टोरी में कैरेक्टर्स कम होते हैं, नॉवेल में कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टोरी में एक ही कैरेक्टर के इर्द गिर्द वो कहानी चलती है, उसमें कई सारे कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द कहानी चलती है जो जाके एक जगह मिलती है। खैर, इसमें अगर हम बड़े बड़े नॉवल की बात करें, डेविड कॉपर नॉवलिस्ट की बात, हाँ नॉवेल है डेविड कॉपरफील्ड जिसको चार्ल्स डिकेंस ने लिखा। टू लीव्स एंड अ बर्ड इसको मुल्कराज आनंद ने लिखा। चिनुआ अशीबा ने थिंग्स फॉल अपार्ट लिखा। अगर हम बात करें उनकी राजमोहन वाइफ की, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। तो ये यहाँ पर आपको, जैसे ये देखो, ये नाइजीरियन राइटर है, ये इंडियन राइटर है, राइटर क्या, नॉवलिस्ट हैं, ये भी इंडियन नॉवलिस्ट हैं, ये इंग्लैंड के हैं ये। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग कंट्री के, अब जैसे आप पढ़ेंगे उसमें तो आप वहाँ पे नाइजीरियन नॉवल, अमेरिकन नॉवल, ये सब भी देखेंगे, वहाँ पे इंडियन नॉवेल्स ये भी देखेंगे। तो अगर हम शॉर्टकट वाले क्वेश्चन की, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें यही रहता है कि भाई नॉवेल और उसके राइटर का नाम। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक नॉवेल का डेफिनेशन याद कर लो, ये शॉर्टकट क्वेश्चन के लिए काफ़ी होता है। 2024 का जो क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार पैटर्न दिखाता हूँ कि इस साल जो क्वेश्चन पूछा है वो किस तरह का पूछा है, ताकि आपका जहन खुल जाए। मैं बात कर रहा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। द डॉट डॉट इंग्लिश पीरियड इज जनरली कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम 1150 से 1500। तो मिडिल इंग्लिश पीरियड है। मैंने बोला पीरियड के बारे में सवाल आता है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है इंडिया में, वो कौन सी भाषा इस्तेमाल करती है अपने मदर टंग के रूप में? तो आपने पढ़ा इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज वाले में पढ़ा होगा आपने, चौथे चैप्टर में, अभी मैं बता रहा था, उससे आपका ये सॉल्व हो गया। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो यहाँ की कम्युनिटी है और जाकर के वो बस गई है, कहाँ बस गई है? इंग्लैंड में। वो कौन सी भाषा बोलती? वो लोग इंग्लिश ही बोलते हैं, अपनी मदर टंग नहीं बोलते वो लोग। शी स्टूप्स टू कॉन्क्वेर, मतलब एनआरआईज की बात की जा रही है, नॉन रेसिडेंट इंडियन की। खैर वो लोग जो वहां जाके सेटल हो गए। शी स्टूप्स टू कॉन्क्वेर को किसने लिखा? ओलिवर गोल्डस्मिथ। मैंने जो बोला कि बुक एंड राइटर के बारे में सवाल आता है, बहुत ज्यादा आता है। नॉवेल एंड नॉवेलिस्ट, ड्रामा एंड ड्रामेटिस्ट, पोइट्री की भी बुक्स आती हैं, उनके भी पोइट के बारे में पूछा जाता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन है, पहला है नेम 3 एरियाज ऑफ इंग्लिश, ये इस साल का क्वेश्चन है। नेम 3 एरियाज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन विच रैपिड चेंजेस हैव बीन नोटिस्ड इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स। 3 ऐसा बोलिए एरिया इंग्लिश का जिसमें रैपिड चेंज देखा गया है पिछले कुछ डिकेड्स में। डिकेड्स बोलते हैं दशक को, 10 साल को। व्हाट हैज मेड इंग्लिश द मोस्ट ग्लोरियसली एम्पायर लैंग्वेज? कौन सी चीज है जिसने इंग्लिश को बहुत ग्लोरियस लैंग्वेज बना दिया है? What did the 18th century grammarians share with the age? 18वीं सेंचुरी के जो ग्रामेरियंस हैं, वैयाकरण, उन्होंने मतलब क्या शेयर किया समय के साथ साथ? अब लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको करना नहीं है। मैंने बोला इसमें ऑप्शन रहता है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन किस टाइप का होता है? मैं जो बार बार नोट की बात कर रहा था कि इंडियन इंग्लिश पे नोट लिखिए, इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज पे नोट लिखिए, मॉडर्न इंग्लिश पे नोट लिखिए। अभी मैं यही बात कर रहा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपने स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया होगा।
10 से 15 मार्क्स का सवाल है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने बड़ी आसानी से A to Z चैप्टर आपको समझा दिया है कि आपको ये चीजें पढ़नी है, क्या वेटेज है, कितने मार्क्स का है। और अब मैं चाहूंगा कि आपके जो जूनियर्स हैं, छोटे भाई बहन दोस्त, उनको जो 11th में है फाउंडेशन कोर्स के बारे में जरूर बताएं। कंप्लीट कोर्स है, जैसे ही ज्वाइन करेंगे कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। आप टॉपर्स कोर्स ज्वाइन करेंगे, जिस दिन ज्वाइन करेंगे, जिस टाइम ज्वाइन करेंगे, कंप्लीट कोर्स आपको उसी टाइम में मिल जाएगा। और जो स्पीकिंग करना चाहते हैं, चाहे वो पहली क्लास में हो या उनकी उम्र 60 साल हो, सबके लिए ये डायमंड स्पीकिंग कोर्स है। आप उनसे बोलें डायमंड कोर्स से जरूर जुड़ने के लिए। रोजाना शाम 6 बजे मेरी वीडियो अपलोड होती है इस चैनल पर। आप सभी रोजाना शाम 6 बजे जरूर आएं और इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट। और कमेंट भी करें कि आपको कौन सा टॉपिक एक्सप्लेन करवाना है मुझसे, कौन सा टॉपिक समझना है आपको, किसमें आपको दिक्कत होती है। आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी मैं शॉर्ट्स के शक्ल में देता हूं, और अगर वो इलैबोरेटिव होता है तो मैं लॉन्ग वीडियो बनाकर आपको देता हूं। चलिए मिलते हैं कल शाम 6 बजे फिर। ऑल द बेस्ट।